कवर करना. Hi guys, very good morning. We're just going live on YouTube as well, and we will be beginning the session. Live on YouTube? Yes. Alright, so a very good morning to our viewers on Instagram as well as on YouTube. आज हम लोग करंट अवेयरनेस के 5th सेशन में डिस्कस करने वाले हैं द इकोनॉमिक सर्वे. नाउ a lot of people have discussed budget in brilliant manner on social media as well as on content websites, which is why we thought maybe perhaps we should focus on something which is not so much well discussed but is of equally high importance, ताकि हर किसी को समझ में आए कि इकोनॉमी को जज करते समय, इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते समय ऐसे कौन से डेटा पॉइंट्स हमारी सेंट्रल बैंक्स, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री चेक करती है बिफोर दे गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट एनी पर्टिकुलर पॉलिसी. So which is why one very important concept which comes through this entire thing is the economic survey 2021-2022. Now, अब जो इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसका डिस्कशन सोशल मीडिया में हुआ है. सो आई विल गिव यू अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड. इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है कि पूरे देश का एक सर्वे करा जाता है टू अंडरस्टैंड डिमांड साइड, टू अंडरस्टैंड सप्लाई साइड कि कितना कौन सी चीज का डिमांड चल रहा है, कौन सी चीज का सप्लाई कितना चल रहा है, एंड दे ट्राई टू क्रिएट सर्टन इंडिकेटर्स जिससे एक आम आदमी तक उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा जा सकता है, एक इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा जा सकता है, एंड डिसीजन मेकिंग्स कैन बी मेड. टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर छोटी से लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, अगर हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. नेचुरली डॉक्टर सबसे पहले ये तो बोल नहीं देता है ना कि बेटा डोलो खा लो. सबसे पहले डॉक्टर चेक करता है, आपकी नस तापता है, आपका टेम्परेचर देखता है, बीपी चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, एंड नेचुरली देन ही कम्स टू अ कंक्लूजन कि यार मे बी ये इंडिकेटर्स को यूज करके शायद आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है. या फिर अगर वो इंडिकेटर्स उनको नहीं समझ आते तो शायद कुछ ब्लड टेस्ट्स या और दूसरे टेस्ट ऑर्डर कर दिए जाते हैं. दीज टेस्ट आउटकम्स या रिजल्ट्स आर नोन एज इंडिकेटर्स फॉर डॉक्टर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग विथ अस, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एंड हाउ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम. प्रिसाइसली फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ऐसे ही कुछ सर्वेस कंडक्ट करके कुछ ऐसे इंडिकेटर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे उनको ग्राउंड लेवल की चीजें पता चले. नाउ अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ डॉक्टर टू find out what is wrong with the patient. Now just understand it's just one patient here. But when it comes to economy, it is such a difficult job for finance ministry क्योंकि इकोनॉमी के अंदर 130 करोड़ की आबादी सिर्फ यही नहीं है. There are quite a lot of corporations, करोड़ों कंपनीज है. At the same time ग्राउंड लेवल का सिर्फ 4 या 5 डेटा पॉइंट्स नहीं देखने होते हैं, उनका हेल्थ देखना होता है, महंगाई देखनी होती है, प्रोडक्शन देखना होता है, सप्लाई देखना होता है, फिर डिमांड देखना होता है, फ्यूचर ग्रोथ एंटिसिपेट करनी होती है, आगे क्या हो सकता है ये चीजें अंदाजा लगा के फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ताकि हमारी इकोनॉमी की मदद हो सके. ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब. इट्स नॉट अ सिंपल डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स जो हम हमारी 10th 12th में पढ़ते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्ट और अ सोशल साइंस एज यू मे कॉल इट. Which is why the economic survey, which is conducted throughout, the India to gather data points for all, subsections or stratas or industries or sectors or companies to gather knowledge about how the ground reality is. और उसके basis पे, after knowing what the growth has been or what the challenges have been, decision making एक country level पे करना चाहता है. Which is why economic survey पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, because this gives us ground reality data. Now ये economic survey का लगभग 1.5 घंटे का स्पीच है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल का, and which is where they have discussed thoroughly how to go about understanding
द इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट, जो दो डॉक्यूमेंट्स है, एक 400 पेज का है और एक 250 से 300 पेज का है। ये दो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको पीआईबी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नाउ दीज डॉक्यूमेंट्स आर ब्रिलियंट क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन। नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इनमें से कौन सी चीजें शायद आपको बहुत ज्यादा काम आ सकती है, एंड हाउ टू टेक अ लुक एट दैट डॉक्यूमेंट, हाउ टू एनालाइज दैट डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके किस किस चीज के काम आ सकता है। सो लेट मी फर्स्ट सेग्रीगेट टूडेज सेशन इनटू टू स्मॉल हाफ्स। इन द फर्स्ट हाफ आई विल टॉक अबाउट कि हमारी इकोनॉमी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, व्हाट डज द इकोनॉमिक सर्वे टेल अस, एंड सेकेंड, in terms of economic survey data points from an investment perspective, from let's say policy decision making perspective, ऐसे कौन से important indicators है जो आप ध्यान दे सकते हो। Now why is it so important to understand कि कल को गवर्नमेंट क्या policy decision making करेगा? Naturally we all are in a world of investments, जहां पे हर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और पैसे से पैसा बनाना चाहता है। In this fast moving world of investments, it is really important to make estimations in a precise fashion, कि सही डायरेक्शन में अगर आपके एस्टिमेट्स या फोरकास्टिंग काम कर जाती है तो you may end up grabbing an opportunity which may make a lot of investment or rather value, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है आपके लिए। So which is why इन indicators का ध्यान से स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। So let me first start with a quick summary. In terms of the economic survey, it starts with India's GDP situation, कि इंडिया का GDP कैसा चल रहा है, GDP growth rate कैसा चल रहा है, gross value additions क्या चल रहे हैं across all sectors. So the survey has been segregated brilliantly into different sections, but let me split it out for you in two separate halves. One is demand side and second one is supply side. So let me first talk about supply side, which is where our GDP comes into picture. GDP is gross domestic product, जो पूरे साल में पूरा देश कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसका पूरा डेटा आपको मिलता है। सो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर इंडिया का देखा जाए, इट हैज बीन एंटिसिपेटेड कि या प्रोजेक्टेड कि इंडिया विल बी ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 9.2% इन द करंट फिस्कल ईयर। अब 9.2% इज अ ह्यूज growth rate looking from a perspective of a degrowth of 6.6%। मतलब जो पिछले साल हम 6 से 7% नीचे गए थे, उसके कंपैरिजन में we are at a growth rate of 9%. So the economy is brilliantly rebounding from what we saw in the 2 years of COVID. The economy is brilliantly coping up, फटाफट रिकवरी हो रहा है in terms of। Now a lot of you may have these questions कि सर ये nominal front पे है या real front पे है। For people who don't understand nominal and real, मैं एक छोटे से एग्जांपल में आपको बता दूं। nominal is basically आज के दाम के हिसाब से, और real basically इन्फ्लेशन की ग्रोथ हटा के। तो अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन्फ्लेशन अलग अलग होता है, विच इज वेयर जीडीपी ग्रोथ रेट्स आर ऑलवेज कंपेयर्ड अक्रॉस रियल टर्म्स। सो जो नंबर्स मैं आपको बोल रहा हूं, द 9.2% इज इन रियल टर्म्स। So India is anticipated to grow at 9.2% in this year, and in next year 8 to 8.5%. To let viewers know, this has been revised, the forecasts have been revised by across all international agencies, जिन्होंने इंडिया का ग्रोथ रेट अराउंड 8.5 और 9 प्रोजेक्ट करा था, उन्होंने अपने एस्टिमेट्स रिवाइज कर दिए हैं बिकॉज ऑफ फंटास्टिक rebound, I must say, in the economy. Now in terms of rebound, let's talk about कि क्या बदला क्या नहीं बदला। जैसे मैंने बताया, जीडीपी इज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, इन सारी चीजों का डेटा या इंडस्ट्री लेवल का डेटा। लेट मी फर्स्ट सेग्रीगेट दीज थिंग्स जस्ट लाइक प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल सर ने ये कर रखा है अपने सर्वे के अंदर इन 3 सब सेक्शंस, विच इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। In terms of agriculture, it was the least affected. Naturally, everyone knows it क्योंकि वहां पे social contact बिल्कुल नहीं था because of COVID. Agriculture was least affected. Yes, there were supply chain constraints कि जहां पे उनको टाइम पे चीजें नहीं मिली तो उसके कारण कुछ इश्यूज थे. But government took brilliant initiatives to ensure agriculture doesn't get impacted, which is why agriculture is almost 10% at above as compared to the pre-pandemic level as compared to right now. Now, when we talk about industry level data, in terms of industry level, couple of industries have rebounded brilliantly well and couple of industries weren't really that much impacted. जैसे utilities, जैसे बिजली पानी,
बिजली पानी कोविड के अंदर कुछ भी इंपैक्ट नहीं हुआ था, हम सबके घरों में बिजली और पानी टाइम टू टाइम पहुंच रहा था. सो यूटिलिटीज इंडस्ट्री सेक्टर weren't really much impacted when it comes to COVID. However, there were sectors like real estate, construction, mining, manufacturing. इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आया था, विच इज वेयर वी आर स्टिल प्री पैंडेमिक लेवल पे. कुछ सेक्शंस में वी आर जस्ट 4% अप एंड इन सम प्लेसेस वी आर स्टिल 3 or 4% डाउन. सो यस, द इकोनॉमी सीम्स टू बी रिबाउंडिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन इश्यूज हुए थे, जो हम लोगों ने इन्फ्लेशन, हमारा पहला पॉडकास्ट था, हमारा पहला करंट अवेयरनेस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंटेनर्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, दूसरे ऑयल क्राइसिस, ऑयल नॉट क्राइसिस बट पर से ऑयल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था. ये सब चीजें हम लोगों ने हमारे करंट अवेयरनेस के पहले सेशन में डिस्कस किया. सो आई एम नॉट गोना रिपीट दैट, बट फॉर व्यूअर्स हु आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट what went wrong there, they can always refer to our current awareness first recording. Now, to talk about services now. अब services के अंदर बहुत ही ज्यादा impact होने वाले कुछ sectors थे, जैसे होटल सेक्टर और ट्रैवल और रेस्टोरेंट. ऐसे बिजनेसेस या सर्विसेज इंडस्ट्री जिनके अंदर पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है, दीज इंडस्ट्रीज आर स्टिल बिलो प्री पैंडेमिक. अभी भी पूरे तरीके से रिबाउंड नहीं हुए हैं. In terms of other professional services, yes, we have rebounded pretty well. Now, this was the demand side. Let me give a quick summary of the supply side. So, on the supply side front, this was the supply side. On the demand side front, let me talk about consumption. So, in terms of government consumption, it was brilliantly up. Naturally, vaccination का जो खर्चा कर रहा है इन लोगों ने to ensure पूरी population का vaccination, which by the way is brilliant because almost 93% of India's population has received their first dose and more than 70% have received their second dose, adult population. So yes, kudos to Government of India's effort on that front. In terms of consumption, the private consumption is still 3% below the pandemic level. So we haven't really rebounded on the consumption front that much. In terms of trade, exports are 11% up and so are imports. So exports and imports both are 11% up from a pre-pandemic level, giving a significant recovery from where we have seen, and likewise a really good rebound. In terms of capex, the government has been conducting significant capital expenditure to ensure infrastructure development, and likewise at the same time आप सब लोगों ने सुना ही होगा PLI initiatives, performance linked initiatives, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, जहां पे इन्होंने बहुत सारे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस करे टू इंश्योर प्रोवाइड प्रॉपर हाउसिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स. मोर ओवर मेडिकल फ्रंट पे वैक्सीनेशन वाज अ सिग्निफिकेंट ड्राइव. नाउ इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटिंग हाउ इकोनॉमी हैज बीन स्टेबल, आर the survey uses some really good data points around balance of trade, की current account कैसे चल रहा है, capital account कैसे चल रहा है. You can read more around that. I don't want to take up much of your time on that front, but I want to move to the insights front, which is genuinely important आप लोगों के लिए. Now, in terms of when we talk about fiscal performance is basically देश कितना पैसा अपनी जनता से इकट्ठा कर रहा है through taxes, indirect taxes and other revenues, and expenditure कितना कर रहा है. Our fiscal deficit is around 46% of the estimated GDP. Moreover, that obviously is bad, but let's face the fact, इतना ज्यादा expenditure government को पिछले कुछ सालों में कभी करना नहीं पड़ा था, given to the vaccinations and other stuff. So yes, we are still significantly recovering on that front. Moreover, in terms of fiscal performance, the tax collections are higher as compared to the pre-pandemic level. In terms of direct taxes, indirect taxes, both of them. Now, लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करता है 14 लाख करोड़, 14 से 15 लाख करोड़ के आसपास टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड मोर ओवर इट स्पेंड्स मोर देन दैट. So right now, yes, we are in a fiscal deficit situation. We have been since quite long actually, but the deficit numbers have been well in control given the pandemic. Slightly out of control right now, but we may rebound soon. Now, moreover, in terms of external sectors or inflation, to talk about balance of trade, हम लोगों के एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ चुके हैं. In terms of current account, we are still at a deficit.
हम लोगों का करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, बट दैट्स नेचुरल, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड नेचुरली गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं टू डेवलप आर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज, जैसे सेमीकंडक्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ का लॉन्च किया है बजट. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट these initiatives have helped us a lot. In terms of inflation, we are still looking at a wholesale price inflation index growth of almost around 13 to 14%. Now this is almost a 30-year high. So wholesale level पे चीजें बहुत महंगी हुई है, retail level पे not so much, but yes, we anticipate that to trickle down to retail level. Now to talk about the second half of today's session, like how is it that we can, at Finacle Shah classes, what we thought perhaps is something which is very less discussed in the industry or on social media is how to use this economic survey data points to your benefit. अभी economic survey के अंदर ऐसे कौन से data points हैं जो आप use कर सकते हो अपने research materials के लिए या to understand different sectors, different industries, and I'm going to talk about that now. In terms of अगर हम लोग सोचते हैं, see, economic survey is conducted on an annual basis. The data is collected throughout the year, but is presented on an annual basis. There are monthly publications done by Financial Ministry, which you can also refer to get data on a monthly basis. Now, a very new approach, which our chief economic advisor as well as principal economic advisors, both of them have followed in this fiscal year, is that they added to their list some 80 high frequency indicators. अब ये high frequency indicators क्या होते हैं and what they mean for us? These high frequency indicators are basically ऐसे indicators जिसका live basis पे जल्दी से जल्दी डेटा इकट्ठा हो सके ताकि हम लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है. Imagine करो, like I remember 2020 में कोविड रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाते थे पहले, क्योंकि टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स नहीं थे, इंफ्रा नहीं था इतना अच्छा, या सर्विसेज उतने तरीके से अवेलेबल नहीं थे. आज we get the results on the same day. That is high frequency, where you increase कि कितनी जल्दी आपको डेटा मिल सके. Why is it so important? ताकि हम लोगों को immediately counter steps लेके पता कर सके कि what can we do to improve that situation. Naturally, जैसे कोविड काउंट का हर किसी ने काफी ज्यादा ट्रैक रखा है, सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे लाइव इंडिकेटर्स का ट्रैक रखा जाता है. To give you a couple of examples, one is GST collection. I'm sure everyone of our viewers know this कि GST collection का monthly data आता है. अब ये monthly data collection of GST has been for quite some time now more than 1 lakh crore per month. हर महीने का 1 लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्शन रहा है. अब as a matter of fact this is brilliant for us because ये चीजें हम लोगों को पता चलती है कि कितना फटाफट रिकवरी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिकूपिंग की गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जा रहा है. नाउ ऐसे ही कुछ 80 इंडिकेटर्स हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने अपने लिस्ट में ऐड करे हैं टू इंप्रूव हाउ टू एक्ट क्विकली ऑन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन मेकिंग्स. Now that is called something which is known as agile approach. A lot of our multinational company friends would agree to this. Oh, they have heard the word agile. So yes, that's precisely the approach which economic survey has followed through their decision making. अब ऐसे केसेस के अंदर let me talk about ऐसे कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकते हैं. पहला, पेटेंट. So they have started giving out some really good data around patents, like on a yearly basis कितने पेटेंट फाइल होते हैं, कितने सैंक्शन होते हैं, on an average कितना टाइम लग रहा है. Now this is not a new data point, don't get me wrong, ये बहुत पहले भी डिक्लेयर होता था. However, इसका इंपॉर्टेंस रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया है. For our viewers knowledge, on an average 2016-17 में it used to take around 64 months. 64 months एक पेटेंट को अप्रूव होने के लिए, मतलब more than 5 years 2016-17 में. Around 2019 they reduced it to around 52 months and today in 2020 we are around 42 months. तो लगभग 3.5 साल आज भी हम लोगों को अपने on an average पेटेंट अप्रूव कराने में लग जाते हैं. Now in terms of the patent count has significantly increased over last 5 to 8 years. अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार बहुत लंबा टाइम लग रहा है 42 months, yes, I agree. We are still nowhere close to the likes of US or China. Like for example, we are second in the world who takes largest amount of days to approve patents. Brazil takes more than 60 odd months to approve
patents. India is the second largest at 42, but US and China they take about on an average of 20 odd months to approve. तो मतलब US और चाइना जैसे देशों में भी लगभग 3 से 3.25 साल लग जाते हैं पेटेंट अप्रूव होने में. Yes, they have started improving the process, remove a lot of other redundant, application oriented processes to improve this turnover. In terms of some few interesting data points which analysts can start using from the survey, like for example for people who are in real estate industry, आपके लिए this again could be a really good gold mine. अब रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं आपके लिए क्या मायने रखता है कि कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रादर कितने नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और कितने बिक चुके हैं फ्लैट्स. आई नो ये डेटा रेरा देता है और रेरा से ही लेके इकोनॉमिक सर्वे वाले भी देते हैं, बट एट द सेम टाइम what economic survey also gives you some really good information is स्टील का डिमांड कितना है, स्टील का कंजम्पशन कितना हो रहा है, स्टील का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एट द सेम टाइम स्टील का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है. नाउ फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज, लेट मी एक्सप्लेन. नाउ इमेजिन करो मैं एक फैक्ट्री रन करता हूं जहां पे आई प्रोड्यूस 100 टन्स ऑफ स्टील. अब ये 100 टन्स ऑफ स्टील ऑन अ डेली बेसिस और लेट्स से ऑन अ मंथली बेसिस मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं. ये मेरा ताकत है 100 टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना. बट एट द सेम टाइम लेट्स से क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा डिमांड स्लो चल रहा है इंडस्ट्री में एंड आई कीप प्रोड्यूसिंग लेट्स से अराउंड 40 टन्स ऑफ स्टील. सो मतलब मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं 100 टन्स बट आई एम प्रोड्यूसिंग ओनली 40 टन्स. तो ये मेरा बन जाता है 40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. नाउ व्हाई डज दिस फैक्टर मैटर टू अस? टेकिंग अ लुक एट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी फिगर्स एंड कंजम्पशन फिगर्स, आपको पता चल सकता है कि साइकिल्स कैसे चल रहे हैं. When I say cycle, स्टील साइकिल कैसा चल रहा है. At the same time, you can do similar thing for other industries as well. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज को लगता है बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है और बीइंग ओवर ऑप्टिमिस्टिक बहुत बार इंडस्ट्रीज एक्सेसिव कैपेसिटी इंस्टॉल कर लेता है. मतलब 4-4, 5-5 नई फैक्ट्रीज ओपन कर लेंगे ये सोच के कि आने वाले 5 साल में तो ये धंधा बहुत आगे बढ़ने वाला है. खर्चा हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, बट अगर डिमांड नहीं आता है और माल तैयार होकर बैठा हुआ है फैक्ट्री में तो क्या होगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, बहुत सारा इन्वेंट्री पाइलअप रहेगा और धीरे धीरे मंदा हो जाएगा मार्केट. प्रिसाइसली जिसको बोला जाता है बेयर रन या रादर अ डाउन टर्न इन द साइकिल व्हेन द कंजम्पशन डजंट रियली इंक्रीज दैट फास्ट. नाउ दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी. अब ये सी प्रोडक्शन लेवल का डेटा अक्सर एसोसिएशंस दे देते हैं, लाइक which is where we recommend a lot of analysts जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो प्रोडक्शन लेवल का डेटा एसोसिएशंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट कंजम्पशन का डेटा नहीं मिलता है जल्दी. विच इज वाई टू गैदर नॉलेज अराउंड इंडस्ट्री साइज क्या चल रहा है, कि मार्केट में कितने लोग कितना माल बेच रहे हैं. नाउ फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स this is readily available through associations, but for unorganized markets this is a gold mine. जो अनऑर्गेनाइज सेक्शंस है वहां पे आप ये चीजें बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हो. नाउ व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज रियल स्टेट इंडस्ट्री एनालिस्ट के लिए रियल स्टेट का रजिस्ट्रेशंस और प्रोजेक्ट लॉन्च के साथ साथ स्टील का क्या साइकिल चल रहा है इंपॉर्टेंट है. सीमेंट का क्या साइकिल चल रहा है, सीमेंट का भी ये डेटा इन लोगों ने देके रखा हुआ है अराउंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन कितना हो रहा है सीमेंट का, प्रोडक्शन कितना हो रहा है एंड लाइकवाइज. तो ये चीजें स्टील, सीमेंट और रियल स्टेट ये डेटा साथ में देखने से बहुत अच्छे रिसर्च इनसाइट्स आप जनरेट कर सकते हो. एंड व्हाई डज इट मैटर टू अस? along with on top of the investment opportunities which you may gather through doing so, लेकिन जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो जो रिकमेंडेशंस देता है या एट द सेम टाइम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन डेटा को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी. लाइक फॉर इंडस्ट्री विच हैज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बट यूटिलाइजेशंस आर लो, वहां पे गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडीज डिक्लेयर नहीं करेगी, कोई इंसेंटिव्स डिक्लेयर नहीं करेंगे. या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है बट इंपोर्ट्स हो नहीं रहे, तो यू डोंट रियली सी कि गवर्नमेंट वहां पे आपको एड करेगी, मदद करेगी. नाउ दिस इज वेयर यू कैन एंटिसिपेट द नेक्स्ट स्टेप्स विच गवर्नमेंट्स मे टेक टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, जब सप्लाई चेन का इशू आया, सप्लाई चेन का इशू एज इन जब लेबरर्स घर पे गए हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, डिमांड था बट प्रोडक्शन करने के लिए लेबर नहीं थे. अगर लेबर भी है तो रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है कहीं से क्योंकि उसका फैक्ट्री बंद होकर रखा था. एंड यू गेटिंग माई पॉइंट. सो बेसिकली जहां से आपको चीजें मिल रही थी जब वो सब बंद हो चुके थे, आपका सप्लाई चेन रुक चुका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव, आत्मनिर्भर भारत. अब आत्मनिर्भर भारत डजंट हैव दैट
socialist agenda ki nahi, say no to China and say hello to India. No, that's not really the agenda. The agenda of Atmanirbhar Bharat was to improve the supply chain and to create a domestic supply chain network for our industries so that global supply chain disruptions ke karan Indian companies ko ye problems na. So again, a brilliant initiative. These things tell you by taking a look at the ground level data. क्या चल रहा है? Another something which couple of other data points जो आप लोगों को काफी मदद करेगा फॉर लॉजिस्टिक्स पीपल और फ्रेट डेटा जो लोग ट्रैक करते हैं. फ्रेट डेटा में दे हैव लिटरली गिवन आउट डेटा अराउंड सी, मतलब पोर्ट पे कितने कंटेनर्स और रादर पोर्ट का डेटा कैसे चल रहा है. मोर ओवर रोड, रेलवेज, इनके थ्रू फ्रेट डेटा कितना जा रहा है. ई बिल कनेक्शंस के कलेक्शंस कितने हो चुके हैं. ऑन टॉप ऑफ इट दे हैव आल्सो गिवन डेटा अराउंड मंडी अराइवल्स, कि मंडी में सब्जियां कितनी आ रही है. मोर ओवर ग्राउंड लेवल प्राइस डेटा एट रिटेल जो मिलता है अराउंड लेट्स से टमाटर, अनियंस या वगैरह इन सब चीजों के प्याज, इनका भी डेटा वहां पे मिलता है फॉर पीपल हु आर ट्रैकिंग. मोर ओवर फॉर पीपल हु आर ऑल्सो ट्रैकिंग फर्टिलाइजर्स और रादर एंटिसिपेटिंग फर्टिलाइजर एज इन्वेस्टमेंट, फर्टिलाइजर या एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए आप देखना चाहते हो तो उसका भी डेटा यहाँ पे दिया है कि कितना एकड़ लैंड फार्मिंग में है, लाइक पर हेक्टर एरियाज वगैरह ये सब चीजें बता के रखी है. मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ इट इन्होंने ये भी बताया कि फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कितना है, ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है, पेस्टिसाइड्स के रिलेटेड ये डेटा आपको मिल सकता है. ऑन टॉप ऑफ इट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर का तो डेटा हर किसी को पता ही है. फॉर पीपल हु डोंट नो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर सेल्स, इनका डेटा आपको मिलता है एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, सियाम जिसको बोला जाता है, SIA. अब ये एसोसिएशंस पे आपको इनका डेटा मिलता है, बट वो पेड होता है. इकोनॉमिक सर्वे गिव्स दैट डेटा फॉर फ्री. तो फॉर पीपल हु आर ट्रैकिंग दैट might be very useful for you guys. On top of it, for people who are tracking telecom, आपको they have given data around new subscriber additions on a rural and a urban breakup, जो भी again can be very useful in finding out penetration या market share level पे. Moreover, on top of it, you will also get data around broadband, narrowband. इसका split भी देके रखा है in terms of internet connections, Wi-Fi users. रेलवेज जो लोग ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए तो और भी अच्छी चीज है. दे हैव लिटरली गिवन कितने नए ट्रेन आए हैं, कितना परसेंटेज ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन पे हो चुका है. दे हैव ऑल्सो गिवन डेटा पॉइंट्स अराउंड कितने रेलवे स्टेशन पे वाईफाई लग चुका है. अब ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर लेट्स से आपकी कंपनी उनको सप्लायर बन के बैठी हुई है फॉर दीज डेटा पॉइंट्स, आपको ग्रोथ एस्टिमेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा. Like for example, if you are the sole supplier to that particular industry, आपके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. In terms of services, again, for example, they have also given hotel occupancy rates भी देके रखे इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि ऑन एन एवरेज होटल ऑक्यूपेंसीज क्या चल रहे हैं. सो फॉर पीपल हु आर लेट्स से फॉर ट्रैकिंग पावर सेक्टर, अब पावर के लिए जो लोग ट्रैक कर रहे हैं, दे हैव गिवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पावर कितना आता है, स्टीम से कितना आता है, गैस से कितना आता है, डीजल से कितना आता है, न्यूक्लियर से कितना आता है, रेन्यूएबल से कितना आता है, करंट प्रोडक्शन. ऑन टॉप ऑफ इट कितना प्रोडक्शन हो सकता है, बेसिकली कैपेसिटी, उसका भी डेटा इन लोगों ने देखे रखा है. फार्मा लेवल पे इंडस्ट्री साइज का डेटा देके रखा है विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर पीपल. ऑन टॉप ऑफ इट दूसरे अलग अलग सेक्टर्स के और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स. आई कुड गो ऑन एंड ऑन, द लिस्ट इज रियली ह्यूज. बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का डेटा देके रखा है, कार्गो मूवमेंट्स का डेटा देके रखा है. पीपल हु ट्रैक डिजिटल पेमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अब डिजिटल पेमेंट्स के लिए वैल्यू और वॉल्यूम दोनों का डेटा देके रखा है. यूपीआई और एटीएम विड्रॉल्स दोनों का डेटा देके रखा है विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर योर रिसर्च पर्पजेस. इन टर्म्स ऑफ they have also added couple of new data points around satellite images के through, like for example they have tracked kharif crop and rabi crop. Now for people who are into agrochemical या for example let's say fertilizers business को ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है. जो खरीफ सीजन है वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है पिछले 5 साल में इंडिया में. लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्लियर वो सितंबर एंड या अक्टूबर एंड तक एट मैक्स कंप्लीट हो जाता था, बट नाउ सितंबर एंड तक हो जाता था, तो अक्टूबर तक पूरी जमीन को बंजर रख दिया जाता था प्रॉपरली
क्लीन करके फिर रबी क्रॉप्स सो कर दिए जाते थे. बट वो सीजन अब ऑलमोस्ट लिटरली नवंबर तक जा रहा है. नाउ थ्रू सैटेलाइट इमेजेस इन लोगों ने ये डेटा यूज करके क्या प्रूव किया है कि क्यों किसान लोग अपना वो बच जाता है ना क्रॉप जला देते हैं, और दिल्ली में पोल्यूशन का प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज खरीफ सीजन लेट होने के कारण उनको वो डिस्पोज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है कहीं ले जाके, तो वो वहीं पे ही जला देते हैं और फिर लिटरली वहीं पे ही रबी क्रॉप सो करना चालू कर देते हैं. अब ये डेटा पॉइंट्स हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव. सी फॉर पीपल हु डोंट रियली ट्रैक दीज इंडस्ट्रीज, आपके लिए दिस डेटा और इकोनॉमिक सर्वे इज जेन्युइनली अ गोल्ड माइन. व्हाई? या किसी को पता नहीं है कि यार लेट्स से सर मैं तो पहली बार लाइफ में किसी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा हूँ, लेट्स से एजुकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हो आप, एंड यू हैव अ स्टार्टअप इन एजुकेशन सर्विसेज एंड यू आर इनटू अपस्किलिंग लेट्स से इन होटल मैनेजमेंट. अब होटल मैनेजमेंट के अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं अपस्किलिंग डोमेन में, आपके लिए डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज आई एम श्योर आप सब लोगों ने शार्क टैंक वगैरह तो देखा ही होगा. वहां पे फंडिंग लेते समय दे आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड टारगेट एड्रेसेबल मार्केट या सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट. बेसिकली आप कितना मार्केट कैप्चर कर सकते हो, ये डेटा पॉइंट्स फॉर अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज्ड, इसका डेटा पूरा आपको वहां पे मिल जाएगा. नाउ लिटरली they have taken the pain to collect this data and publish it for you guys at a free of cost. For people who are tracking any particular industry and aren't really aware कि कहां से डेटा सोर्स करा जा सकता है, उनके लिए भी ये सोर्स गोल्ड माइन हो सकता है. बिकॉज यहां पे जब आप जाते तो आरबीआई ने इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट के अंदर लिटरली इन्होंने लिखा है सोर्स आरबीआई, सोर्स अचोचम या सोर्स एसआईएम या सोर्स आई डोंट नो एनारॉक फॉर रियल स्टेट, सोर्स आरबीआई रिजर्व्स डेटा. तो आपको सोर्सेस की भी डिटेल्स मिल जाती है कि कौन से सोर्सेस पूरे इंडस्ट्री में लोग ट्रैक कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर और सर्विसेज और इंडस्ट्रीज. That is genuinely a gold mine. And there have been quite a lot of other very meaningful insights. Demat accounts कितने हैं for people who want to track employment data. EPFO का सब्सक्राइबर का डेटा दिया है कि कितने EPFO additions हुए हैं या deletions हुए, कितनों ने अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेसिकली अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज मोर देन 12 एम्प्लॉइज, दे आर मैंडेटेड टू क्रिएट अ EPFO अकाउंट फॉर देयर फुल टाइम एम्प्लॉइज एंड इससे एम्प्लॉयमेंट का डेटा ट्रैक होता है. देयर इज अनदर वे, ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयमेंट का डेटा ट्रैक करने के लिए एमनरेगा मतलब NREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट स्कीम, ऐसा कुछ उसका लॉन्ग फॉर्म आता है. Anyway, so you can track that data as well, and moreover, you can also track EPFO data. Now, a lot of people who are employed in private or government sectors, they have EPF accounts, and these EPF accounts are इसका काउंट देखा जाता है. अब जब कोविड लॉकडाउन आया था पहला 21 दिन का लॉकडाउन, तब बहुत सारे लोगों ने अपने EPF अकाउंट क्लोज कर दिए थे क्योंकि उनको पैसों की जरूरत पड़ गई थी, जॉब्स जा चुके थे. A lot of people lost it, and you can literally see that dip in data. तो additions of EPF अकाउंट बाय सेक्टर भी दे के रखा है इन्होंने कि कौन सा सेक्टर मोस्ट सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में जनरेट हुआ था. ये डेटा पॉइंट्स भी आप यू कैन यूज दीज डेटा पॉइंट्स एज वेल. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स. डीमैट अकाउंट्स का डेटा आई थिंक आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. आई थिंक ऑन कोल साइड फॉर पीपल, कोल प्रोडक्शन, कोल सप्लाई कितना है, डिमांड कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है. इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट का डेटा भी दिया है, यूरिया कितना इंपोर्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे सब्सिडीज वगैरह देता है, और दूसरे फर्टिलाइजर्स भी कितने इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में. अगेन एट इकोनॉमी लेवल यू गेट अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स. नाउ समथिंग विच genuinely stood out my attention, and with that note I will conclude and open the session for Q&A rounds, question and answers. So request viewers, अगर आपको कोई भी सवाल हो, please feel free to start sharing those questions on chat. Nisha is here to help me out with the questions, so we will do our best to answer those questions. Something which generally stood my attention out was the patent data. I think I talked about that. Moreover, on the renewable front, something which I found very, very interesting is the power data which they have provided. Something can come in very handy. So do take a look at this data. And there are quite a lot of data points, trust me. 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स वो लोग यूज कर रहे हैं. मैं तो उनमें से कुछ ही बता पाया हूं आपको. अगर आप और जाके देखते हो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. यू कैन फाइंड दीज टू डॉक्यूमेंट्स. इनफैक्ट व्हाट वी विल डू इज एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल ऑल्सो शेयर इन आवर कमेंट सेक्शंस, विल ट्राई टू शेयर दोज डॉक्यूमेंट्स. वो दो डॉक्यूमेंट्स है, एक इकोनॉमिक सर्वे का और एक स्टैटिस्टिक्स का. सो स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा है और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डेटा के इंटरप्रिटेशंस, चार्ट्स और लॉजिक
ये सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है. इट्स अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट. Alright, now I'll open the round for questions. In case if you have any questions, please start rolling it out. Yes. So we have first question from Devanshi. She's asking what about aviation industry? Thank you. So aviation industry का literally ये data दिया है उन्होंने. How many domestic flights were booked? कि total industry में कितनी flights book हुई है. अब if your company is giving out data कि यार कितनी flights हम लोग run करें through the year, it gives you data around market share. और आपको पता चल जाता है कि आपकी कंपनी कितना मार्केट कैप्चर करके बैठी है. Now that tells you a lot about an industry, especially an industry which is extremely competitive in nature. वहां पे मार्केट शेयर देखना ही होता है, जैसे समथिंग लाइक FMCG. एविएशन के अंदर भी आप ये चीजें चेक कर सकते हो. सो एविएशन फ्रंट पे दे गिव आउट डेटा अराउंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स बुक, कितने पैसेंजर्स, द काउंट ऑफ पैसेंजर्स दे हैव गिवन. लाइक रेलवे में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करे हैं, उनसे कितना पैसा जनरेट हुआ है, ये भी दिया है. ठीक उसी तरीके से एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आपको कितनी फ्लाइट्स बुक हुई है, इसका डेटा मिल जाएगा. Moreover, it also gives you data around tourism कि कितने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स रह चुके हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वीजा अराइवल्स का काउंट तक इन्होंने देके रखा है कि कितना काउंट आया था एक पर्टिकुलर ईयर में. सो यू मे गेट दैट डेटा एज वेल इन दिस इकोनॉमिक सर्वे. होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Second question is from Shahid Choksi. He's asking what is demat account percentage and how much demat account percentage recent. So I don't remember the data by heart. In case if you are interested in taking a look at that data, you can always take a look at this. So there is no such thing as demat account percentage. 130 करोड़ की आबादी के देश के अंदर आपको कोई percentage compute करके देगा नहीं, because not everyone is interested. What you need to take a look at is the growth in demat account, which has been phenomenal. अब Zerodha ने अपना खुद का देके रखा है, बट यहाँ पे आपको कंप्लीट ओवरऑल इंडस्ट्री का डीमैट अकाउंट का डेटा जो CDSL वगैरह से कहीं से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स. Third question we have on YouTube from Kunal Bajaj. He's asking the gap between actual data of disinvestment and targets have been huge for nearly all earlier governments. So he's basically right, absolutely. So yes, this has been raised in budget as well कि LIC का डाइवेस्टमेंट का या डाइवेस्टमेंट के टारगेट्स बहुत ही ज्यादा. सी देयर आर मल्टीपल इश्यूज देयर. आई टेल यू कि गवर्नमेंट सोचती है कि मैं इतना इतना हमारा डाइवेस्टमेंट कर देंगे और हम उतना नहीं कर पा रहे. देयर आर मल्टीपल इश्यूज अराउंड दैट. समटाइम्स दे डोंट नीड टू एंड समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू एज वेल. अब मैं माइक्रो लेवल पे जाके एक एक केस स्टडी के बेसिस पे नहीं बताऊंगा. LIC IPO hasn't yet been, or rather is anticipated in this quarter or particular year, but people didn't really anticipate करके इसको इतना टाइम लग जाएगा. Moreover, at times क्या होता है, PSU units divestments sometimes may be taken as a negative sign. So people are very careful around stepping any stones there, ensuring कि public perception भी crazily wipe out ना हो. So yes, that is one thing. And second thing, Kunal, I would say is, see, planning and execution are very different. Now I know for all governments this has happened because trust me, we are in the end human. हम लोगों से गलतियां होती है और लैग्स होते ही हैं. We come from a nation which is वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले देश से आते हैं हम लोग. इतने बड़े देश के अंदर जहां पे 26 से ज्यादा स्टेट्स है, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, डिफेंस के इश्यूज है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है विद श्रीलंका क्राइसिस, व्हिच बाय द वे वी कवर्ड इन आवर प्रीवियस करंट अवेयरनेस सेशन. डू टेक अ लुक इन केस इफ यू हैवंट. ऐसे देश के अंदर you have around 400-500 people representing the entire population of 130 crores, which by the way the government keeps on changing every 5 years. You can't expect them to do miracles overnight. Things do take time. Moreover, we are coming from a generation jahan pe India has seen a crazy shift of digitalization. Like, in fact, I would recommend users to do take a look at the UPI transactions का data as well. मतलब literally उन्होंने कैश और UPI का, after the first COVID lockdown, it has been one-way journey for UPI. Crazy UPI. मतलब for a country like 130 crore people to implement digitization on transactions is a huge. मतलब आप एक penetration देखिए, छोटे से छोटे खेड़े में भी चले जाओगे ना, वहां पे पेटीएम या भारत पे दिख जाएगा आपको, या UPI, being UPI. That वो अचीव करना is itself a crazy big job. And not to mention आज पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव, द प्रायोरिटीज आर ऑल्सो देयर. You need to focus on that as well. Every time there is something or the other. Yes, at times, yes, you can't really blame everything on situation. At times it's
It's also scenarios which are, or rather corruption, which is also playing the game there. But yes, given the situations, given the tenacity, without any comment around any political parties, I think they have been trying to do justice to what they have always wanted to. Yeah. Next question we have from Lavina. She's asking any data points on logistics or packing sector. Packing, I don't remember. Do take a look. Logistics front पे I found freight data जो शायद और at the same time container price data भी देके रखा था transportation के लिए, but logistics का और मुझे कुछ ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है. Do take a look, Lavina. The document is available. We'll be happy to share it as well. Next question is from Kunal Bajaj again. He's asking why isn't the gap bridging by focusing more on achieving disinvestment or keeping more realistic data, because that would help the government to reduce the deficit by a huge amount. Yeah, it's a good question. Maybe perhaps you should ask Nirmala Sitharaman that. I am not really well placed to answer that question. Next. Next question is from someone. Yeah. He's asking, please can you give update on Sri Lanka as you had discussed? So I recommend. So there hasn't been much update. Two things have happened since my last lecture on Sri Lanka. So Sri Lanka has apparently started selling gold, which they never had in the first place. So it is anticipated that they lied to the entire world on term. An update on that. We have next question from Shahid Choksi. He is asking, sir, what you can suggest about 30% tax on digital asset? See, bound to come. I was anticipating this question. कोई तो पूछेगा ही. So cryptocurrencies पे 30% taxation डाला है. See, first of all, there has been quite a debate around is crypto legal. Now, though they haven't really made any particular statement around crypto legal है या illegal है, but them implementing a tax on crypto indirectly gives out a message. Yeah, it's legal. Now, So I'll talk about equities. There was a time कि dividends भी tax हुआ करते थे. Then came a time कि dividend tax होना बंद हो गए. And then once again came a time dividends started. Dividends are now taxable. So crypto के ऊपर भी only time will tell how that asset class evolves and how RBI is going to tackle international crypto transactions, because they definitely need to keep an eye on it. There is no other regulatory authority to do so. Moreover, it's a big threat to, I don't want to call it, but yeah, it's a big threat to banking system. So it does play a huge role, which is where RBI's evolution with it is something which we should definitely keep a look out for in the next 10 to 20 years. Next question again from Kunal Bajaj. He's asking, we also need to keep up with increasing interest rate to avoid devaluation of currency and attract foreign sources. So how can we find balance using monetary and fiscal policy? So I'll tell you. So now, जो पिछले 2 हफ्तों में इंडियन मार्केट्स ने देखा है, they have literally bled. बहुत ही ज़्यादा शेयर मार्केट नीचे गया है. In that crazy scenario where we saw crazy downturns, or rather, corrections in the market. Let me just rephrase the word downturn to corrections. ऐसे situations के अंदर, a lot of, and this was by the way only because of the fact that US may increase their interest rates. अगर US अपना interest rates increase कर देगा, which everyone knows now, is just that हाँ हम करेंगे, डराया जा रहा है, winter is coming जैसे Game of Thrones के अंदर होता है. Winter आता है, एक दिन में चला जाता है, प्रिसाइसली एक एपिसोड में चला जाता है, प्रिसाइसली ठीक उसी तरीके से. The market seems to be overreacting to the fact, but yes, there can be corrections further in the markets. At the same time, when you see that correction, होता क्या है कि foreigners may pull out money from Indian markets, which has been happening by the way since past 8-9 months now. They've sold more than $10 billion worth Indian equities and pulled out their money on a net basis. But अगर हम लोग ध्यान से देखें इस data point को, RBI has been building up their reserves to almost about $634 billion, which by the way is more than जो आज इंडिया पे कर्जा है. मतलब पूरा एक्सटर्नल कर्जा अगर मिला के भी देखा जाए ना, तो वो $634 बिलियन से नीचे है. So we are literally at a point where हमारे पास इतना पैसा है कि हम हमारा पूरा कर्जा वापस कर सकते हैं. But we are not doing that.
ये पैसा रखा जा रहा है आपके करेंसी स्टेबलाइजेशन के. सो व्हेन क्रेजी पुल आउट हैपेंस, you either buy dollars or you sell dollars depending on the movements. At the same time, you can also find this data in the economic survey and on RBI. So RBI का एक monthly bulletin आता है. You get that data as well in there कि कितना कौन से डेट को क्या क्या ट्रांजैक्शंस कराए, कितने डॉलर्स बेचे हैं, मंथली बेसिस पे कितना डॉलर बिका है, रिजर्व का क्या फाइनल अमाउंट चल रहा है, एंड लाइकवाइज टू फिस्कल पॉलिसीज आर नेवर यूज्ड टू करेक्ट एक्सचेंज रेट्स. इट्स ओनली द dollar buying and selling which is done to correct the exchange rates, or rather at least to maintain the exchange rate. So RBI has been crazily buying dollars in last 2 years only to bulk up the inventory and to ensure हमारा exchange rate 75 के पास ही रहे. वरना अगर जिस तरीके से यूएस ने डॉलर्स प्रिंट करे हैं, आर एक्सचेंज रेट वुड हैव गॉन बिलो 70. अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे सर 70 के नीचे चले जाता तो हमारा फायदा होता ना, वी बिकम मोर पावरफुल. बट नो, नॉट रियली. इंपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, रादर इंपोर्ट्स चीप हो जाते हैं, सॉरी, एंड एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बिकॉज एक्सपोर्ट्स के अंदर आपको कम पैसा मिलता है. तो विच इज वेयर आत्मनिर्भर भारत जो एक तरफ इनिशिएटिव लिया जा रहा था, डेवलप इंटरनल इंडस्ट्रीज, अगर इंपोर्ट्स चीप हो जाते तो बाहर से इंपोर्ट्स आने लग जाते, तो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सप्लाई चेन का सपना था वो पूरा अधूरा रह जाता. Which is why they did that. Anyway, so that hopefully that answers your question. Yes. The next question is from Devanshi. She is asking, do you think the value of Indian currency will fall due to its launch on digital currency market? What's your view? Okay, that's a very specific question, and honestly speaking, it's very difficult to answer. I'll tell you why it is difficult to answer. See, digital currencies launch होने के बाद में we do not yet know what the regulatory stand is going to be. Like there are a couple of countries जिन्होंने digital currencies को या crypto currencies को as a formal currency मान लिया है, and they are transacting in those, but only time will tell कि ऐसी volatile asset class को अगर आप अपना currency की तरह adopt करते हो तो how things will work. Might as well have a stable currency, because we have seen currencies like Zimbabwe, more or I think there was a Turkish lira as well recently, then Sri Lankan. The exchange rates पूरे economy को बर्बाद कर देते हैं. So relying on one particular exchange rate to, or rather one particular asset class to determine the exchange rate, precisely why global central banks never allow free flowing currency exchange rates. वो कहीं ना कहीं intervene करते ही है, बिकॉज फ्री फ्लोइंग करेंसी एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से, लोगों के मूड के हिसाब से बर्बाद हो जाता है देश. अरे लोगों के मूड के हिसाब से देश बर्बाद नहीं हो सकता, आपका फंडामेंटल वैल्यू कुछ रहता है देश का. सो विच इज वेयर आई डोंट एंटिसिपेट इवन इंडिया अडॉप्टिंग डिजिटल करेंसीज इज गोइंग टू चेंज एक्सचेंज रेट्स, बिकॉज आरबीआई इज नॉट गोना लेट गो. ये वो ऐसी चीज है कि किसी बच्चे को नया टॉय भी लाके दे दो ना, एक फेवरेट टॉय होता है जो उसको हमेशा चाहिए होता है पास में, बिकॉज द गाय फील सेफ. So something like that. So RBI is never going to let go of the exchange rates in a crazy fashion and never going to allow that to happen. So RBI has a significant history of being very smart, one of the best institutions across the globe, must say, which India has in terms of RBI institutions. Yes, there are issues around NPA crisis, which by the way, another lecture which I had taken in previous current awareness sessions, do watch. But yes, having said that, keeping up with the challenges has been a brilliant job which they have done. So I don't really anticipate कि digital currencies आपके exchange rates को crazily impact करेगी. But having said that, you never know if eventually they are connected. So I don't really see a point there. Next question is from Ankit Sharda. He is asking, after being indirectly indicated of crypto being legal, will crypto ever replace the INR? I don't think so. I at least in near future I don't think so. Not until you see cryptocurrency and bitcoins are completely different concepts. They are, crypto as an asset class has a lot of potential which even RBI governor has agreed to. Only time will tell how those potentials are envisaged or realized. In one of my previous lectures in current awareness, I had talked about, Ankit, that when 1995 के बाद में there was a crazy rally in IT stocks. Internet was the thing. हर किसी ने लगा कि भाई इंटरनेट तो चांद पे पहुंचा देगा या कुछ और कर देगा, घर बैठे बैठे चांद पे पहुंचाने का पोटेंशियल रखेगा. Now a lot of people anticipated crazy things from internet. Some of them actually came true, but it took time, and people anticipating that bubbled up that particular IT, and which is where led to IT bubble crisis.
similar thing can be seen for cryptos as of now. Nobody's denying the potential. It's just that let the potential touch reality, or at least let's see how that can be converted to reality, and then perhaps price into those asset classes. So being legal is a very different thing, but investing in those should be very carefully done. So hopefully that answers your question. Next question is from Mustafa. He is asking, sir, the digital currency based on blockchain would be connected through UPI. Again, only time will tell whether RBI will allow that or not. I can't really, not really in a position to answer that. Next. We will perhaps need Mr. Shaktikant Das, or let's say if it takes another 4 or 5 years, the new governor to answer those questions. Okay. Yeah. Next question again from Mustafa. Sir, is Turkey condition bad? There are increase in cost of production due to increase in export rate. See, Turkey is going through very much similar to what Sri Lanka went through. The power crisis, the water crisis, the food inflation, crazy high, the depreciating exchange rates, net importing country, crazy currency crisis. Pretty much same thing they are going through. Until they actually arrange funds from some other country, or let's say something like IMF or someone else, maybe perhaps only time will tell how they will cope up with this scenario. Next question from Ankit. He is asking, which are the sectors that crypto can affect positively and negatively? Time will tell. I can't really comment on that, I'm sorry. But financial services for sure. Next question from Preet Jain. He is asking, sir, what will be the effect of long-term capital gains shifted to 15%? Who has shifted long-term capital gains to 15%? I don't really think so. So this long-term capital gain tax for equity still stand at 10%, and for short-term capital gain it is still at 15%. I'm not really sure which long-term capital gain tax has been shifted to 15%. Not that I've heard of any such thing. Next, Shahid is adding on to his questions. He's asking, but RBI had drawn statement that they will soon launch digital asset and crypto is based on decentralization. Then how is it possible for government to interfere on it? See, RBI falls under Finance Ministry, and Finance Ministry is the one who is giving budgets. So technically, RBI, though said to be an independent central institution to take care of financial services industry and a regulatory sort of arrangement there, but they report to financial services or financial ministers, which happen to be N. Sitaraman and the guys. So, which is where it's a team kind of thing, not really an individual kind of thing. Maybe you're putting pieces together which aren't really latest. Like जब पहले बोला गया था आरबीआई ने, तब फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला था. आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग कि राइट हैंड बोल रहा है और लेफ्ट हैंड बोल रहा है, समथिंग लाइक दैट. सो दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, बस पहले लेफ्ट हैंड करता था, अब राइट हैंड कर. Next question from Saurabh. He's asking, please elaborate India VIX. VIX. So VIX, I think we recently had a really good reel around that. You can also take a look at on our Instagram handle. VIX is basically an index which nearly stays around 20 odd, but around crisis it can go up to huge heights. COVID के time पे it also went to 60. By the way, इसका भी data economic survey के अंदर available है. Now this indicates basically how volatile the market is. अब VIX ऊपर जाना जरूरी नहीं है कि मार्केट में तेजी आ रही है. It could also mean कि मार्केट में मंदी आ रही है. It's a crazy movement, and the higher the movement, the more the risk. So VIX जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा रिस्की मार्केट है, ऐसा समझा जाता है. The flatter the VIX, the stable the market. इस तरीके से इंटरप्रेट करा जाता है. Next question is from Kunal. He is asking, is it true that 80% of the government budget is predetermined? If so, then how can the government reduce it and increase that flexibility? Okay, so we come from a nation जहाँ पे budget के अंदर we have to take care of certain sections no matter what. Otherwise, eventually, politics also start playing a role. So there are predetermined long-term goals जिसके ऊपर government has been working. Like जब भी ministry change होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होता है, तो दे हैव अ एजेंडा टू विच दे स्टिक टू कि आने वाले 5 साल में हम लोगों को ये करना है. डेवलपमेंट्स डोंट अकर ओवरनाइट.
It takes consistent efforts in that direction, which is where you have to keep at it. Yes, it's like investing. एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रहता है और एक शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स कर दिए जाते हैं, टैक्टिकल जिसको बोला जाता है. सो स्ट्रेटेजिक मोर और लेस 80-90% खेलता है और बचाओ ऊपर में टैक्टिकल 10-20% खेलता है. ठीक उसी तरीके से 80% आपका डायरेक्शन फिक्स्ड ही रहता है. छोटे मोटे ट्वीक्स उस डायरेक्शन में करके आप आगे बढ़ते हो डिपेंडिंग ऑन हाउ द इकोनॉमिक सर्वे डेटा पॉइंट्स आर. तो इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करके समझ के अकॉर्डिंगली फिर बजट डिसाइड और पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. हेंस टुडेज सेशन. कुणाल. He has added, as per the Jan quarter, the required storage of certain food grains was 24.4 mil tons, but the actual storage was 86.9 tons due to MSP. How can this issue be resolved? See, it's precisely ये issue resolve करने के लिए farm laws लाए गए थे, but well, thanks to our northeastern middlemen who did a long strike, farm laws repeal करने पड़ गए थे. And because of the intention, had it gone through, it would have been a brilliant thing for India. farm laws लाने का पर्पज ही ये था कि जो गवर्नमेंट के गोदामों में सड़ रहा है माल, जैसे FCI के गोदामों में माल सड़ रहा होता है, because it's crazy amount of food grains which government has to buy to ensure that the farmers get a minimum selling price. But rather than leaving that market to free floating mechanisms is precisely what government wanted to do. But people didn't allow it. Strike pe chale gaya, and then they had a state election coming up. So naturally to please them, they had to repeal the farm laws. So there is no other way to remove that. What Modi government tried to do was a brilliant initiative. Unfortunately, it didn't really go through. Execution would have been important focus, which naturally is for each and every policy. But the idea was brilliant. Unfortunately, it didn't go through. Farm laws would have fixed that problem. Next question from Saurabh. He is asking why government has deficit budget every time. Because we are a growing country, we always have a lot of requirements. Less than 2% of India's population pays tax, which is a huge concern. और उनके पैसों से 130 करोड़ की आबादी का देश चलाना कैसे पॉसिबल होगा? It is only upon us that we file for taxes on a regular basis and ensure the government gets what they are liable to. See, corruption aside, but we unfortunately have very little amount of population who are filing taxes. And खर्चा चल रहा है, इनकमिंग अगर कम रहता है तो फिर क्या होता है? डेफिसिट ही चलता है हर बार. Hence fiscal deficit. That answers your question. Any other questions, guys? We'll take the last one and then we'll conclude. Just curious, why doesn't the demand and supply curve logic work for the food grain wastage in India? Because there is a minimum supply price. Moreover, so जो demand supply curve हम लोग schools में पढ़ते हैं, it basically talks about everything else constant, जिसको word use करा जाता है ceteris paribus, which is ridiculous because real life में ऐसा कुछ नहीं होता. It completely ignores the fact that farmers को अपने खेतों से माल ट्रांसपोर्ट करने का जो खर्चा लगता है that is huge. There are middlemen, farmers के ऊपर कर्जा होता है, तो farmers को अक्सर वो कर्जा वापस करने के लिए सस्ते दाम पे माल बेचना पड़ जाता है उन middlemen को. Middlemen मंडी में आके वो माल अपने हाई रेट्स पे बेच देते हैं. यही बेसिकली प्रॉब्लम फार्म लॉस हटाने की कोशिश कर रहा था कि ट्राई टू क्रिएट अ आइडियल एनवायरनमेंट फॉर इट टू वर्क जस्ट लाइक एनी अदर commodity industries which is demand supply driven. But यहाँ पे because there is a lot of middlemen, moreover seasonality is a huge issue. On top of it, storage capabilities. India, unfortunately, आप बोलोगे this is ridiculous unfortunately for India that गोदामों में अनाज भर के सड़ रहा है but दूसरा अनाज इंडिया को import करना पड़ता है. Don't you find it ridiculous? Like wheat and paddy. India is producing more than what it consumes. गेहूं और चावल इतना ज्यादा बनता है एंड अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे पल्सेस है उसकी कमी इंडिया में रहती है और वो इंपोर्ट करते हैं हम लोग. यही कल्चर मोदी गवर्नमेंट वांटेड टू चेंज थ्रू द फार्म लॉस. I know this is not really something which is there for today's discussion. I shouldn't have answered that. But anyways, with that, we will conclude today's session.
For more such sessions, please do follow us on Instagram and YouTube. We will be coming up with the next session next to next Sunday. We have something exciting lined up for you guys, so stay tuned. Thank you so much for today's time. I genuinely enjoyed a lot of interaction, a lot of questions. Thank you so much for your time. I look forward to seeing you in the next session. Thank you guys.